रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम द लॉ शो के साथ ज़ाकिर ख़ान आपकी खिदमत में हाज़िर है। हर ट्यूसडे की तरह हमारा ये प्रोग्राम 1 घंटे का होता है, 1 घंटे का दुरानिया होता है। 6 से 7 बजे के दरमियान हमारा ये प्रोग्राम ट्यूसडे को होता है और इसमें हम आपकी लाइव कॉल देते हैं। आपको यूके में रहते हुए या यहाँ से रिलेटेड किसी किस्म का कोई कानूनी कोई मसला दरपेश है, आप इस प्रोग्राम में हमें कॉल कर सकते हैं। ज़्यादातर हम इमिग्रेशन की कवानीन से मुतल्लिक सवाल जवाब होते हैं। ज़्यादातर कॉलर्स इमिग्रेशन के कवानीन से मुतल्लिक ही होते हैं। स्क्रीन पे हमारा स्टूडियो का नंबर आ रहा है और इसी नंबर पे आप कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। हमेशा की तरह चंद बातें ज़रूर रिपीट करूँगा, और वो ये कि जब भी आप कॉल करते हैं नाज़रीन और आपकी कॉल थ्रू होती है तो बराए मेहरबानी अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर दिया करें, ताकि बग़ैर किसी डिस्टर्बेंस के, बग़ैर किसी डिले के आपकी मुझसे बात हो सके। मेरी कोशिश होती है कि इस प्रोग्राम में जो कॉलर्स हमें कॉल करते हैं उन सारों से बात हो सके। तो अपना सवाल एक तक महदूद रखें बराए मेहरबानी, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा कॉलर्स से बात कर सकें और जो कॉलर्स हमें कॉल करते हैं उनसे हम बात कर सकें। सबसे ज़रूरी बात ये कि जब आपकी मुझसे बात हो जाती है इस प्रोग्राम में, तो उसके बाद भी अपने केस से रिलेटेड जो भी आपका नेक्स्ट स्टेप उठाना होता है उसको उठाने से पहले किसी भी वकील से जाके डिटेल में अपना केस ज़रूर डिस्कस कर लिया करें, क्योंकि मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता कि मैं आपसे इस प्रोग्राम में आपका केस डिटेल में डिस्कस कर सकूं। इसलिए मैं हमेशा ये कहता हूं कि किसी किस्म की, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो, तो मुझसे बात करने के बाद भी इस प्रोग्राम में किसी भी वकील के पास फिर आप लेटर ऑन जाके अपना कोई स्टेप उठाने से पहले डिस्कस कर लिया करें। तो नाज़रीन, स्क्रीन पे स्टूडियो का नंबर आ रहा है और इसी नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। हमेशा वक्तन फ़क्तन जो अपडेट्स आती रहती हैं, वो भी जो इमिग्रेशन कवानीन में यूके के जो अपडेट्स आती रहती हैं वो भी हम बताते रहते हैं। मैं हर प्रोग्राम के शुरू में अगर कोई अपडेट हो तो ज़रूर बताता हूँ इमिग्रेशन कवानीन से रिलेटेड। उसके अलावा रेफरेंडम पे मैंने कहा था पिछले प्रोग्राम में भी कि हम बात करेंगे इस प्रोग्राम में, लेकिन मेरे ख्याल में मुझे काफ़ी कॉलर्स ने ये भी कहा है कि जी जब 23 जून को रेफरेंडम है, उससे पहले जो प्रोग्राम होगा इंशाल्लाह हमारा, उसमें हम यूके के जो रेफरेंडम से रिलेटेड भी हम थोड़ी बहुत बात करेंगे। और मैं आपको जो लीव जो छोड़ना चाहते हैं यूके के, उसके उनका क्या आर्गूमेंट है और जो उसमें रहना चाहते हैं उनका क्या आर्गूमेंट है, दोनों साइड के जो आर्गूमेंट्स हैं उन पर भी हम बात करेंगे। उस सिलसिले में आपका कोई सवाल हो तो ज़रूर आप अपने हमसे कर सकते हैं, ख़ास तौर पे यूके के इमिग्रेशन कवानीन पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है। तो ये थोड़ा बहुत हम इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में इस सिलसिले में कोशिश करूँगा कि मैं बात करूँ। तो नाज़रीन, जैसे कि मैंने कहा है, स्क्रीन पे हमारा नंबर आ रहा है, आप इसी नंबर पे कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। प्रोग्राम का आगाज़ अपने पहले कॉलर से करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बोल रहे हैं? जाकिर भाई, मैं इमरान बोल रहा हूँ। तो मुझे एक सवाल पूछना था कि वो जो 7 ईयर्स जो पॉलिसी है बच्चों वाली, जी, उसके ऊपर वो 2.5 साल की वीज़ा देते हैं ना? जी बिल्कुल, 2.5 साल का देते हैं। तो मैंने वो ऐसा सुना है कि वो जो कोर्ट में अभी उसका कुछ चल रहा है कि तो वो जो उसको 2.5 साल के बदले वो इंडेफिनिट देना चाहिए, तो सही बात? फ़िलहाल तो मेरी कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है कि ऐसी कोई बात है, लेकिन जो भी सवाल था मेरा। जी वही सवाल था मेरा। ठीक है, जो अभी बहरहाल अभी जो सिस्टम है और जो कानून है उसके हिसाब से अगर कोई 7 साल की बेसिस पे वीज़ा मिलता है तो वो डिस्क्रेशनरी लीव, लिमिटेड लीव टू रिमेन होती है और 2.5 साल की होती है, और फिर वो आपको 10 साल तक पूरा करना पड़ता है और फिर वो 10 साल बाद इंडेफिनिट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि 2.5 साल की 3-4 लेके जब 10 साल पूरे हो जाते हैं इस लीव में, तो फिर आप इंडेफिनिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बोल रहे हैं और क्या सवाल है आपका? सर, मैं अली बात कर रहा हूँ लंदन से। जी जी बोलिए। जी, मैं लाइव हूँ? जी बिल्कुल, आप लाइव हैं। मैं जाकिर खान बोल रहा हूँ, आपकी लाइव कॉल इस वक्त हम ले रहे हैं। जी बोलिए। जी जाकिर भाई, मैंने FLR FP एप्लीकेशन अप्लाई की थी और उसमें मुझे 2.5 ईयर्स का उन्होंने लीव टू रिमेन लगा के दी है, जिसके अपेंडिक्स FM विच इंक्लूड अंडर द इमिग्रेशन रूल DLTRP 1.2 अपेंडिक्स FM।
और मुझे क्वेश्चन अब ये पूछना है कि ऑब्वियसली ये डिस्क्रिशनरी लीव नहीं है, क्योंकि मुझे उन्होंने विद इन इमिग्रेशन रूल लीव दी है। सो क्या मैं इनसाइड कंट्री रह के 5 ईयर रूट पे जा सकता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे 10 ईयर रूट पे डाला है एट द मोमेंट। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि मेरी मिसेज मैटरनिटी लीव पे हैं, तो मैं उनकी पे स्लिप्स जो हैं वो मैटरनिटी लीव के दौरान जो पे स्लिप्स हैं वो लगा सकता हूँ? और इंग्लिश टेस्ट कौन सा मुझे करना पड़ेगा? और बस यही क्वेश्चन जी है। देखें, जहाँ तक आपके पहले सवाल का ताल्लुक है, तो आपको लिमिटेड लीव टू रिमेन 10 ईयर रूट की बेसिस पे उन्हें दिया। वो उन लोगों को नॉर्मली देते हैं जब आपने स्पाउस वीज़े के लिए अप्लाई किया था। मैंने स्पाउस के लिए अप्लाई किया तो था, उसमें आप रिक्वायरमेंट इंग्लिश टेस्ट नहीं था साथ पे लगाया। जी तो जब आप रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करते तो फिर आपको वो 10 ईयर्स रूट पे डालते हैं। अगर उसमें लीव नहीं थी। जी, अगर उसमें कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हों तो फिर वो आपको वीज़ा तो फिर भी दे देते हैं जिस तरह आपको दिया, लेकिन फिर बजाय इसके 5 साल के वो आपको 10 ईयर्स पे डाल देते हैं। अब इसको फिर जब आप एक मतलब 10 ईयर रूट पे जब चले जाते हैं, तो जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, तो फिर आप उसको फिर दोबारा स्पाउस वीज़े पे फिर नहीं जा सकते, क्योंकि अगर आप दोबारा जाएंगे, क्योंकि अभी आपकी लीव स्टार्ट हो गई है, वो जो भी लिमिटेड लीव टू रिमेन डिस्क्रिशनरी है या लिमिटेड लीव टू रिमेन जो भी है, वो अब जो स्टार्ट हो गई है, इसको फिर आप स्विच नहीं कर सकते स्पाउस वीज़ा पे, जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है। जो आपका दूसरा सवाल, वो एक इंग्लिश से रिलेटेड सवाल था कि अगर आप स्पाउस वीज़ा के लिए जाना चाहें तो उसकी A1 की रिक्वायरमेंट है। हेलो, मेरा ख्याल में कॉलर जो है वो जा चुके हैं। बहरहाल जो इंग्लिश की रिक्वायरमेंट अगर जो स्पाउस वीज़े के लिए है वो A1 की रिक्वायरमेंट है। उम्मीद करता हूँ आपको आपके सवाल के जवाब मिल गए होंगे। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बोल रहे हैं? जी मेरा नाम उमैर है, लंदन से बोल रहा हूँ। सर मेरे 2 क्वेश्चन है। मैं ब्रिटिश सिटीजन हूँ। जी मुझे एक तो ये कि मैंने अपनी वालदा को पाकिस्तान से बुलाना है यहाँ पर परमानेंट बेसिस पे। जी सर उसके लिए क्या करना चाहिए मुझे? और नंबर 2 ये है कि मैंने अभी रिसेंटली मैं मैरिज करने पाकिस्तान जा रहा हूँ, तो पेपर्स के लिए 6 माह नहीं हुए मुझे जॉब करते अभी, तो सर उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा 18,600 शो करने के लिए पूरा? देखें, पहली बात, जहाँ तक पहले तो आपका पहला सवाल, आप अगर ब्रिटिश सिटीजन हैं, आप अपनी वालदा को बुलाना चाहते हैं यहाँ पे, तो जो कानून है इस सिलसिले में वो ये है कि कोई भी अगर अपने डिपेंडेंट पेरेंट्स को बुलाना चाहता है यहाँ पे, तो उसमें ये प्रूव करना आपके लिए ज़रूरी है, ये शो करना ज़रूरी है कि जो आपकी वालदा हैं वो उनकी कंडीशन पाकिस्तान में वैसी है कि वो ख़ुद से अपनी लुक आफ्टर नहीं कर सकती। उनकी एक्सक्यूज मी, जो मेडिकल कंडीशन है या उनकी हालत है जिसकी वजह से वो अपनी लुक आफ्टर खुद नहीं कर सकती, अपनी डेली टास्क, खाना बनाना, जो भी उस किस्म की जो रूटीन की चीज़ें हैं वो खुद नहीं कर सकती, और वहाँ पे कोई भी उनकी लुक आफ्टर करने के लिए उनका करीबी कोई नहीं है। अब ये तो कानून है, लेकिन इसको बड़े स्ट्रिक्टली जो मैंने एक्सपीरियंस किया, इसमें बहुत स्ट्रिक्टली होम ऑफिस अप्लाई करता है। और बाज़ औक़ात वो ये भी कहते हैं, बल्कि आम तौर पे ये कहते हैं कि अगर वहाँ पे कोई भी आपका नहीं है तो आप किसी को वहाँ पे रख सकते हैं, यहाँ से पैसे भिजवा सकते हैं, और किसी मुलाजिम को रख के जो कि उनकी लुक आफ्टर कर सके, और या केयर होम्स वगैरह या जो भी, तो बहुत उसकी स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट है, लेकिन बेसिक जो है वो कानून यही है। इसको अगर आपने मज़ीद एक्सप्लोर करना हो तो बेहतर ये होगा कि किसी वकील के पास जाके डिटेल में इसको डिस्कस कर लें। जो दूसरा आपका सवाल था अपनी शादी से रिलेटेड, तो अगर आप अभी जा रहे हैं पाकिस्तान और अभी आपकी जॉब में आपको 6 महीने नहीं हुए, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है जॉब के हवाले से कि आपकी 6 मंथ्स की, लास्ट 6 मंथ्स की आपको अर्निंग शो करनी पड़ेगी कि वो सालाना जो आपकी इनकम है वो 18,600 है, और उसमें लास्ट 6 मंथ्स की जो आपकी पे स्लिप्स, आपकी बैंक स्टेटमेंट्स, ये सारा कुछ आपको शो करना पड़ेगा। तो अगर ये नहीं है तो आपको ट्रबल हो सकती है अगर आप स्पाउस वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं अपनी वाइफ के लिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बोल रहे हैं? जी मैं अली बात कर रहा हूँ। जी अली साहब बोलिए, क्या सवाल है आपका? भी थोड़ी देर पहले भी कोई अली साहब से कहा, वही तो नहीं है? नहीं सर, अच्छा, ठीक है, जी बोलिए। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं जो हूँ EA का मेंबर हूँ, ठीक है, और यूरोपियन सेल्स का, और मुझे जो वीज़ा मिला था वो 5 साल का वीज़ा मिला था, ठीक है जी, और जो कि नेक्स्ट ईयर में एक्सपायर हो रहा है। जो मेरी वाइफ जो है वो है सेल्फ एम्प्लॉयड जॉब करती है, ठीक है, और मुझे ये चीज़ कंफर्म करना था कि जो उनको जो वैसे वो तो उनकी प्रॉपर पे स्लिप्स वगैरह तो कुछ भी नहीं है, तो कि जो सेल्फ एम्प्लॉयड जो जॉब करती हैं वो डॉक्यूमेंट्स अगर मैं उनको शो करवाता भी हूँ वहाँ पे जिस कंपनी में वो जॉब करती हैं, तो वो लेटर इनफ होगा हमारे लिए, या फिर मुझे
कुछ और भी शो कराना देखिए, पड़ेगा? अगर वो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो उनकी नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन होगी, उनके वो प्रॉपर पे कर रही हैं जी, उनके टैक्स रिटर्न्स होंगे, ठीक है ना, वो सारी पे हो रही हैं। उसके अलावा जो भी अगर डिपेंडिंग ऑन द वर्क इनवॉइसेस वगैरह, बैंक स्टेटमेंट्स, पर्सनल बिजनेस बैंक स्टेटमेंट, फिर आप कह रहे हैं जिस कंपनी के लिए वो काम करती हैं सेल्फ एम्प्लॉयड बेसिस पे, वहाँ से लेटर वगैरह, तो ये सारी चीज़ें मिल के जो प्रूव करेंगी ना कि वो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तो बिल्कुल शो कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है ना वो अपनी इनवॉइस बुक जो है ना वो काटती थी, इनवॉइस बुक काट के जो है ना वो उनको देती थी, तो वो जो है ना फिर उसके बाद वो उनको पेमेंट आते, तो वो भी हमें शो करवानी पड़ेंगी? बिल्कुल, जितनी चीज़ें आप शो करेंगे ना उतना वो ऑब्वियसली उनको लगेगा कि जेन्युइन मामला है, तो जो चीज़ें हैं वो ज़रूर दें उनको। अच्छा, तो मुझे ये कितने साल पहले, यानी कि दोबारा मेरा जो अगस्त में मेरा एक्सपायर हो रहा है, मुझे कितने महीने पहले अप्लाई करना पड़ेगा? आपको 5 इयर्स का दिया था जी, 5 इयर्स का दिया था, मेरे 5 इयर्स कंप्लीट हो गए, ठीक है, और वो अगस्त में एक्सपायर हो रहा है नेक्स्ट ईयर अगस्त में, तो उससे जब महीना रह जाए तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। महीना 2 महीने पहले आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई जी, महीना जब रह जाए ना जी, आमतौर पे। अच्छा, अगर आपकी शादी को 5 साल हो गए हैं, उससे पहले टाइम पूरा हो जाता है 5 साल का, और आपकी जब आपकी अपनी वाइफ से यहाँ पे शादी हुई थी तो उसको 5 साल अगर हो गए हैं और उस वक्त से आप लोग इकट्ठे रह रहे हैं और आपकी वाइफ ट्रीटी राइट एक्सरसाइज कर रही हैं, तो यानी कि काम कर रही हैं, उस सारे का प्रूफ है, तो फिर बेशक वीज़े को टाइम रहता भी हो, लेकिन अगर आप 5 साल वहाँ से पहले पूरे हो जाते हैं तो फिर आप जब 5 साल पूरे हो जाते हैं तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, ये जो डेट काउंट होती है ये अपने जो जिस टाइम की आपकी मैरिज होती है उससे काउंट होती है आपकी डेट? देखें, टेक्निकली आप फैमिली मेंबर होते हैं ना, जब किसी से आपकी जब यूरोपियन यूनियन कोई जो है जो नेशनल है उसके अगर आप स्पाउस हैं तो आप उनके फैमिली मेंबर हो जाते हैं टेक्निकली, और ऑब्वियसली उसमें फिर ये है कि अगर वो यहाँ पे आप लोग इकट्ठे रह रहे हैं, आपकी वाइफ जो है वो ट्रीटी राइट भी एक्सरसाइज कर रही हैं, तो इस चीज़ को होम ऑफिस देखता है कि जब से आपकी शादी हुई है वहाँ से। अच्छा, चलें, ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो, ऑलराइट नाज़रीन, मुझे एक बताया जा रहा है कि ब्रेक का एक टाइम हो गया है, तो इसलिए आपके इधर जाएगा नहीं, थोड़ी देर बाद दोबारा हाजिर होते हैं। नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लॉ शो, मैं हूं जाकिर खान। हम ब्रेक से पहले कॉल्स ले रहे थे, उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो 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 जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बोल रहे हैं और क्या सवाल है आपका? जी, अंजम बोल रहा हूँ, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं मुझे साहब, ठीक ठाक है? हाँ जी, ठीक ठाक। हाँ जी, शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक। हमने इंडेफिनिट अप्लाई करना था। इंडेफिनिट के लिए अप्लाई करना था आपने? जी 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 जी। तो एक मुझे फाइन हुआ था 780 का। जी जी। तो मैंने एक तो पहले भी वकीलों से पूछा कि वो कहते हैं मेंशन आप करना पड़ेगा, तो आया क्या ये मुझे सिविल पेनल्टी में करना पड़ेगा? किस चीज़ का फाइन हुआ था आपको? मेरा केक भी है, तो वो टेम्परेचर नहीं ठीक आ रहे थे फ्रिजों के लिए, तो कोर्ट में लेके गए थी। कौन सी कोर्ट में गए थे? तो वो मैजिस्ट्रेट कोर्ट में? कोर्ट ही है हमारे इधर जी, लोकल कोर्ट में लेके गए जी, लोकल मैजिस्ट्रेट कोर्ट में लेके गए होंगे, तो जी बिल्कुल आपको मेंशन करना पड़ेगा जी। तो आया ये सिविल पेनल्टी है? देखिए, ये मैजिस्ट्रेट कोर्ट में अगर है तो वो क्रिमिनल उसमें आता है, तो आपको वो उधर मेंशन करना पड़ेगा, लेकिन जो भी हुआ है वो आप मेंशन करके उधर एक्सप्लेन कर देना। चलें, ठीक है, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो 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 जी, आप जरा टीवी का वॉल्यूम प्लीज बंद कर दें, आपकी कॉल थ्रू हो चुकी है। बोलिए जी, कौन बोल रही है और क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम, मैं मिसेस सादिक बोल रही हूँ। जी जी जी, बोलिए। और मेरे बेटे ने ना स्पाउस वीजा अप्लाई किया था, वो आज उनका ना रिफ्यूज हो गया है। ओहो, अच्छा। मैंने पूछा इनकम बेस के, उन्होंने रिफ्यूज किया, अपील का उन्होंने हक दिया है। तो मैं पूछना ये चाह रही हूँ कि उसने सेल्फ एम्प्लॉय शो किया था, मिनी कैब ड्राइवर, तो 1 साल का उसने काम करके थोड़ी स्टेटमेंट्स वगैरह लगा के अप्लाई सब कुछ अपना शो कर, उसने 18,600 शो करके टैक्स कटवाया है। अब मैं पूछ ये रही हूँ कि अगर अपील करें तो उसमें क्या प्रूव करना पड़ेगा कि उसने तो जेन्युइनली एक रकम पे की है ना टैक्स की। जी जी। तो अब उसको क्या प्रूव करना पड़ेगा, उसमें क्या कहना पड़ेगा? अब बेटा देखिए, पहली चीज तो है, जी, वो डिग्रियां फिर रहा है कि उसको जॉब मिले। अब जॉब ना मिले तो बंदा क्या करे? उसने
देखो बरतानिया की सड़कों पे उसने गाड़ी भी चलाई। जी 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 देखें, वो सिर्फ इसलिए कि मैं अपनी बीवी को मंगवा सकूं। अब वो क्या करे कि उसके साथ अपील में वो क्या ऐसी चीज पेश करे भाई। जी जी मैं देखिए, आपसे ये पूछना चाह रही हूँ। देखिए मुझे ये बताएं कि उनको रिफ्यूज क्यों किया उन्होंने? इनकम बेस पे रिफ्यूज किया। तो आप तो कह रही है ना कि आपके जो बेटे हैं उनकी 18,600 की इनकम थी, उस सिलसिले में उन्होंने टैक्स रिटर्न मतलब भी फाइल किया था जिसके हिसाब से 18,600 के हिसाब से उन्होंने टैक्स भी दिया था, तो फिर वो बिल्कुल टैक्स दिया। तो फिर क्यों उन्होंने क्या कहा है कि आपने कागजात हमें पूरे नहीं दिए या क्या क्या? हाँ, ये बस उन्होंने कहा कि इनकम सही नहीं है। देखिए बात ही होती है कि ठीक है आपके बेटे ने टैक्स रिटर्न वगैरह ये जो टैक्स जो है वो 18,600 के हिसाब से दिया होगा, लेकिन जब एप्लीकेशन करते हैं ना तो उसमें उसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं और उसमें जो कानूनन चंद चीज़ें प्रोवाइड करनी होती हैं। अगर कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है तो उसको उसी साल की जिसमें उसने टैक्स रिटर्न फाइल किया उसकी बैंक स्टेटमेंट्स वगैरह और इस किस्म की चीज़ें देनी होती हैं। हो सकता है कि आपके बेटे ने कागजात जो हैं वो पूरे ना लगाए हों, जिसकी वजह से उन्होंने होम ऑफिस ने ये नहीं माना कि वो 18,600 कमा रहा है। मेरा मशवरा उसको ये होगा कि वो किसी वकील के पास जाए। देखें आपने ये बात की कि वो जॉब नहीं मिलती, या देखें जॉब ज़रूरी नहीं है। अगर कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है और वो अगर कैब चला रहा है, जो भी कर रहा है, और वो प्रूव कर सकता है कि जी उसकी इनकम 18,600 पाउंड है, ज़रूरी नहीं है कि अगर उसकी किधर जॉब हो तो तभी उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को भी एक्सेप्ट करते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है उसने कागजात वगैरह सही तरीके से न लगाए हों, और अगर अभी अपील जो है वो सही तरीके से नहीं होती तो प्रॉब्लम ये होगा कि आजकल अपील में जब तक डेट शेट आती है तो उसमें तकरीबन 8 से 12 महीने लग रहे हैं। अगर अभी वो अपील सही नहीं करता, सही कागजात नहीं लगाता, सही तरह जो उन्होंने ऑब्जेक्शंस लगाए हैं उनको एड्रेस नहीं करता, तो प्रॉब्लम ये होगी कि साल बाद फिर जाके वो रिफ्यूज़ हो जाएगा, तो उस पर काफ़ी टाइम ज़ाया होगा। तो इसलिए मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप अपने बेटे को बोलें वो जाए किसी वकील के पास और सही तरह उनसे समझे कि क्या उसमें खामियां थी, ताकि अगर अपील करनी है तो उसको सही तरीके से मतलब गाइड किया जा सके। और उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह उसका, अगर वो कमा रहा है 18,600 पाउंड तो उसका इंशाल्लाह काम हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो सर। जी हेलो सर, मैं आपसे पूछना था जी, यूरोपियन ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਨਾਲ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹਨਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵਾਸਤੇ। ਜੀ ਜੀ, 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀਜ਼ੇ ਮਿਲੇ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹੋਏ ਆ 2.5 ਸਾਲ। ਨਹੀਂ ਆਪ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਪੈਣਾ, ਉਹਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲਿਖਣਾ ਪੈਣਾ ਜਾਂ ਉਹ ਕੱਲੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦਾ मैं? नहीं, आपको कितना अर्सा हो गया उनके साथ? 6 साल हो गए मैंने सर। आपको भी 5 साल का वीजा मिला था ना? मुझे 5 साल का मिला है, 5 साल का अभी 2.5 साल हुए, 2.5 साल पे। आपकी शादी को कितना अर्सा हो गया? शादी में पार्टनरशिप पे मिला था मुझे। पार्टनरशिप को कितना अर्सा हो गया? ये 2.5। अच्छा, अभी 2.5 साल हुए। तो वो आपके जो पार्टनर हैं वो तो कर सकती हैं अगर उनको यहाँ पे 5 साल हो गए। आप जो है वो बात को करेंगे जब 2.5 साल मजीद आपके 5 साल पूरे हो जाएंगे तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। जी क्या हुआ? सॉरी, ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਬਿੱਲ ਬੁੱਲ ਹੋਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। जी बिल्कुल जी, प्रूफ सारा कुछ होना चाहिए। वो जो आपकी यूरोपियन पार्टनर है उनके वो काम कर रही हूँ 5 साल से, ट्रीट राइट एक्सरसाइज कर रहे हैं, फिर आप लोग इकट्ठे रहे, ये सारा प्रूफ वगैरह देना होगा। हाँ वो तो हैगा सारा कुछ। फिर ला सकता मैं नाल? जी बिल्कुल, फिर लग सकता है जी। ठीक है, मैं यही पूछना ਸੀ। मैं ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਹੁਣ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਉਹ ਕੱਲੀ ਦੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ है? ਜੇ ਕੱਲੀ ਦਾ ਉਹਦਾ करना नहीं, अभी तो उनके अकेले की होगी ना, तो उसमें आपके नाम लिखने की अगर उसमें कोई सेक्शन नहीं है आपके नाम का तो फिर कोई जरूरत नहीं है। ठीक है जी, चलो ठीक है सर, यही बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो 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 ये हेलो हेलो, can you hear me? Yes, I can hear you. Who is this? Is Noor. Okay, Mr. Noor, what's your question?
My question is, I had 5-year visa, which is I applied for in 15 in January for indefinite, but I'm still waiting. Okay, so you had 5 years visa on the basis of a European partner or spouse? Hello? I made like asylum. All right. Okay. So you had you had give me after refugee okay. visa. You had a refugee status, and Yeah. So you completed your 5 years and you applied for permanent residence in January. So your question is that you haven't heard from the Home Office yet, right? No, nothing. Just they're still telling me to wait. It normally takes about 6 months. So if you applied in January, it's just about 6 months. If you don't hear for them, and 6 months have expired, then you can write to them, to the Home Office, write a reminder to find out exactly what's happening with your application. But there's nothing to worry about. I have solicitor and I write to them. I went to MP as well. They give me the date. All right, they still didn't decide it. I don't know why. So no, there's nothing to worry about. It can take, sometimes 6 months, sometimes longer than that. The usual period is about 6 months. So it's just, I think, if you applied in January, now we are in June, so it's just about 6 months. No, like in 2015, like all right, okay. Second year. All right, okay. So you applied in January 2015. Yeah, which is 18 months nearly. All right, okay. I was thinking probably January 2016. Okay, so you've gone through the MP. You have gone through the solicitors, right? Yeah. And you haven't received any response whatsoever? Nothing. Just they give me the deadline, which is this February. Was this in the Home Office? They will decide it, but after I contact them, they say we didn't decide, and they didn't send me any letter from last 18 months. Nothing. 18 months. The only other thing that you can do is, if you can ask your solicitor to give them some sort of deadline, that if they don't receive a response by this date, then you can go to the High Court to force the Home Office to make a decision quickly. But then you will have to also show that there's why do you need the decision now? If you want to travel outside, or if you have any exceptional circumstances, things like that, because sometimes it can take long for the Home Office to decide. I understand that 18 months is a long time, but you've gone correctly about it. You've gone through your MP, you've gone through your solicitor. I would advise you to speak to your solicitors about that and ask them to give them a sort of notice to the Home Office that if you don't get a response within 2-3 months, then you would think about going to the High Court, and hopefully within those 2-3 months. I think I spoke to her, but she told me when we're going to High Court, she charged me like £3,500 for that. Yeah. Has she given, or your solicitor, has she written to the Home Office? Yeah, she did, like lots of times she did, but she charged me like more than £1,000 for when she's sending every time. Just she charged me for it. Not well, free. I can't really say anything about it. The best thing is, if obviously it's taking long and your solicitor is charging you too much, then you can probably go and speak to another solicitor. But this is the way to proceed about it. This is the way to pursue it. All right. Thank you very much. Okay. Thanks a lot. Thank you. जी नाज़रीन अगले कॉलर की तरफ चलते हैं. हेलो. अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम अस्सलाम. जी कौन बोल रही हैं और क्या सवाल है आपका? जी मैं नाजिया बात कर रही हूँ. सर मेरे 2 सवाल हैं. पहला सवाल तो ये है कि मैंने अभी अपना वीजा डिस्क्रिशनरी लीव आफ्टर 6 इयर्स कंप्लीट के बाद अप्लाई करना है ना, जुलाई में जो एक्सपायर हो रहा है. तो मैं ये पूछना चाह रही थी, वो मुझे मेरा बेटा था ब्रिटिश सिटीजन, तो उसकी बेस से मुझे मिली थी, और अभी मैंने इंडेफिनेट अप्लाई करना है. प्रीमियम सर्विस मैंने यूज किया है. तो मतलब मैं पूछना चाह रही थी कि मैंने क्या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट साथ लगाने हैं और क्या चांसेस हैं कि इंडेफिनेट इस दफ़ा हो जाएगा या कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? देखें, जहाँ तक कोई प्रॉब्लम की बात है, आपकी कोई किसी किस्म की कन्विक्शन वगैरह या ऐसी कोई बात तो नहीं है ना? नहीं वो कोई नहीं है. पहले 3 इयर्स का मिला था मुझे 2010 में. जी ठीक है. फिर एक्सटेंड करवाया 2016 तक. तो आपको 6 इयर्स जी आपको अपने बच्चे की बेसिस पे मिला है ब्रिटिश? जी. और बच्चे की क्या एज है?
7 years old। जी ठीक है, तो आपने पुराना एविडेंस रिकॉर्ड जब आपने एक्सटेंशन के लिए अप्लाई किया था तो उस वक्त दिया था होम ऑफिस को। अब आपने लास्ट 3 इयर्स का जो आपका प्रूफ है अपने बच्चे के साथ जो आप रह रही हैं उस सारा का आप रिकॉर्ड लगा दें, बच्चे का स्कूल का कुछ थोड़ा बहुत रिकॉर्ड, और आप लोग इकट्ठे रह रहे हैं, बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, आपका अपना पासपोर्ट, आपके अगर हस्बैंड हैं और उनके साथ आप रह रही हैं तो जो भी आपके कनेक्शंस हैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस, वो सारे लास्ट 3 इयर्स के आप लगा दें। अपनी बैंक स्टेटमेंट्स, अगर आप काम कर रही हैं, पे स्लिप्स वगैरह, ये सारी चीज़ें होंगी। अच्छा, और सर दूसरा सवाल ये है कि ये मेरी पहली शादी का बच्चा था। जब दूसरी शादी मैंने किया 2 साल पहले, वो मेरे हस्बैंड अभी पाकिस्तान में ही है, तो उनका वीज़ा मैंने अप्लाई किया तो वो रिजेक्ट हो गया था। तो उन्होंने ऑब्जेक्शन लगाए थे, एक तो मेरी 18,600 पूरी नहीं थी और दूसरा ये था कि वो आपका इंडेफिनेट वीज़ा नहीं है। तो अभी मेरा जब इंडेफिनेट हो जाएगा तो जो उस शादी में मेरे 2 बच्चे हैं उनको डायरेक्ट ब्रिटिश पासपोर्ट मिलेगा या क्या है? नहीं, देखिए डायरेक्ट ब्रिटिश पासपोर्ट तो नहीं मिलेगा। जब आपका अभी इंडेफिनेट मिलता है तो फिर आप, अभी मैं सिर्फ अपना ही अप्लाई कर रही हूँ, बच्चों का नहीं अप्लाई कर रही। जी, जब आप अपना अप्लाई करती हैं बच्चों को, फिर आप रजिस्टर कर सकती हैं एज ब्रिटिश सिटीजन, ठीक है। अच्छा। उसकी एप्लीकेशन आप कर सकती हैं होम ऑफिस में, जो नेशनलिटी डिपार्टमेंट, बच्चों को रजिस्टर कर सकती हैं। 2 वो होते हैं, सिचुएशंस होती हैं। एक तो ये, अगर आपके पास इंडेफिनेट हो या आपके पास ब्रिटिश पासपोर्ट हो या इंडेफिनेट हो और उस वक्त आपके बच्चे हों, यानी कि जब आपको इंडेफिनेट मिल जाता है उसके बाद आपको अगर कोई बच्चा होता है तो वो डायरेक्ट ब्रिटिश सिटीजन होता है, उसको डायरेक्ट पासपोर्ट मिलता है, ठीक है। लेकिन अगर बच्चा पहले पैदा हो और आपको बाद को इंडेफिनेट मिले, जिस तरह अब हो रहा है, तो फिर आपका बच्चा डायरेक्ट ब्रिटिश, ऑटोमेटिकली ब्रिटिश सिटीज़न नहीं होता। उसको फिर आप रजिस्टर करते हैं, उसके लिए अप्लाई करते हैं ब्रिटिश सिटीज़न के लिए, तो उनको फिर ब्रिटिश सिटीज़नशिप मिलती है और फिर उसमें मतलब बच्चे को, आपको दोनों बच्चों को ब्रिटिश सिटीज़नशिप मिल जाएगी, लेकिन उनको रजिस्टर करना पड़ेगा एज ब्रिटिश सिटीज़न। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो 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 यस हेलो हाय, मेरा नाम मनदीप है। जी जी मनदीप, बोलिए क्या सवाल है आपका? हाँ जी, मैंने फोन किया था ना, मेरे पास इंडेफिनेट है और मेरा जो बच्चा है वो ब्रिटिश है इधर, और हमने अपने हस्बैंड के थ्रू वीजा, हमने अपने हस्बैंड का वीजा अप्लाई किया था बच्चे के डिपेंड पर। आपने सॉरी, हस्बैंड का बच्चे की बेसिस पे अप्लाई किया था, ठीक है। हाँ जी, बच्चे के बेसिस पर। अगर वो मेरे बेसिस पर करते ऑफ कोर्स उनको इंडिया जाना पड़ता, पर मैंने अपनी पे स्लिप पे सारा कुछ नार भेजी है कि मैं काम पर थी, अभी मैं मैटरनिटी लीव पर हूँ, पर अभी तक 3 महीने हो गए, अभी तक उनके फिंगरप्रिंट नहीं आए। अच्छा, पहले बात मुझे ये बताएं कि आपके हस्बैंड को यहाँ पे कितना अर्सा हो गया? 13 साल। और अभी वो इलीगल है ना? इनलीगल है इस कंट्री में, पर वो हर एक महीने साइनों पर जाते हैं। और बच्चे की आपकी एज क्या है? बच्चा अभी 3 महीने का है। 3 महीने का है। और बच्चा जब से हुआ है तो ये पहली एप्लीकेशन है आपके हस्बैंड की? नहीं, मेरे हस्बैंड की पहले मेरे हस्बैंड ने ह्यूमन राइट्स पर एप्लीकेशन डाली, लेकिन उस वक्त आपका बच्चा तो कोई नहीं था। 2 बार उन्होंने कैंसिल करके इनको डिटेन कर लिया था। नहीं, जब पहले उसके बाद अभी डाली है जी। पहले जब एप्लीकेशन की थी उस वक्त बच्चा तो नहीं था ना? नहीं था। तो बच्चे के बाद ये पहली एप्लीकेशन है ना? हाँ जी, ये पहली एप्लीकेशन। अभी आप ये मसला, आप ये कह रही हैं कि 3 महीने से अभी उनका कुछ फिंगरप्रिंट्स का नहीं आया ना? नहीं, 3 महीने हो गए, कोई फिंगरप्रिंट नहीं आया। ठीक है। देखें, पहली बात तो ये है कि अगर 3 महीने हो गए फिंगरप्रिंट से कोई नहीं आया तो कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। जितना टाइम ज़्यादा लगेगा ना वो आपके हस्बैंड के फेवर में ही जा रहा है, तो इसको ज़्यादा आपको पुश करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात ये है कि चूँकि अब बच्चा हो गया है तो मैं उम्मीद करता हूँ जब बच्चा हो जाए, ब्रिटिश हो, तो फिर काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है एप्लीकेशन। तो उम्मीद करते हैं कि इस बार आपके हस्बैंड को वीज़ा मिल जाएगा, लेकिन आपको पुश करने की, उसको ज़्यादा जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। एप्लीकेशन कर दी है आपके हस्बैंड ने, अब जितना टाइम ज़्यादा लगेगा उनके फेवर में जाएगी बात, ठीक है, एज लॉन्ग एज एप्लीकेशन होम ऑफिस में हो। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, एक वक्फे पे हम जा रहे हैं, आपकी तरफ जाइएगा नहीं, थोड़ी देर बाद दोबारा हाजिर होते हैं। नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लॉ शो, मैं हूं जाकिर खान। हमारे प्रोग्राम को अब ख़त्म होने में थोड़ा सा टाइम रह गया, इसलिए बगैर कोई वक्त ज़ाया किए हुए अपने अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन सा बोल रहे हैं? जी, मैं जुल्फ़िकार बोल रहा हूँ लंदन से। जी बोलिए, क्या सवाल है आपका? मेरी वाइफ आई थी 2006 में, अगस्त 2006 में इस कंट्री पे। मैं स्टूडेंट था और वो स्पाउस वीज़े पे आई थी। फिर वो मेरे साथ स्पाउस रही
अप्रैल 2014 तक। अप्रैल 2014 में मैंने इंडेफिनिट के लिए अप्लाई कर दिया था और उनका मैंने स्पाउस वीजा अप्लाई किया था। मेरा इंडेफिनिटली ILR आ गया था, पर उन्होंने उसका स्पाउस वीजा रिफ्यूज कर दिया था। 18,600 की थ्रेशोल्ड जो थी उसको कंसिडर करने के लिए। तो अब फिर हमने उसको जुडिशनल रिव्यू में चैलेंज कर दिया, और जुडिशनल रिव्यू को जब हमने चैलेंज किया तो उन्होंने पहले ही जुडिशनल रिव्यू से कहा कि हम आपका केस रिकंसिडर करते हैं, लेकिन उन्होंने हमें 2.5 साल का वीजा दिया। वो जो स्पाउस वीजा था वो नहीं दिया। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि जो पिछला टाइम था 2006 से अभी तक का, उस टाइम को कंसिडर करते हुए क्या मैं नेक्स्ट मंथ अपनी वाइफ का इंडेफिनिट अप्लाई कर सकता हूँ? जी मैं समझ गया। देखिए, एज लॉन्ग एज वो लीगल रही हैं थ्रू आउट इस 10 ईयर्स पीरियड में और कोई ब्रेक नहीं है तो फिर आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। जी वो नहीं, वो सिर्फ यही जो उन्होंने रिफ्यूज किया था यही उसमें रिफ्यूजल है, बाकी कोई ऐसा रिफ्यूजल। हाँ, तो उसके हिसाब से अगर उनको क्योंकि देखें इसमें एक सिचुएशन ये भी आती है ना कि अगर जब उनका केस रिफ्यूज हुआ था, जब उनकी एप्लीकेशन रिफ्यूज हुई थी तो उनको राइट ऑफ अपील तो नहीं मिला था ना? जी नहीं, हम जुडिशनल रिव्यू के लिए चले गए तो राइट ऑफ अपील नहीं मिला था। अब जब उनको रिकंसिडर का कहा था पर उन्होंने रिकंसिडर किया, लेकिन वो तो जब आपने जुडिशियल रिव्यू के लिए जब आप गए तो तब उन्होंने रिकंसिडर किया ना, और फिर उनको 10 ईयर्स रूट में डाला। अब होता ही है कि अगर आपको उनका राइट ऑफ अपील उनको नहीं मिला था तो इसका मतलब ये निकलता है ना कि उनका जो पुराना वीज़ा था वो कंटिन्यू नहीं हुआ। उनकी जो सेक्शन 3C लीव जिसे हम कहते हैं वो कंटिन्यू नहीं हुई, उसमें ब्रेक आ गई। जब उनका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ और उनको राइट ऑफ अपील कोई नहीं मिला था तो उनकी वहाँ पे ब्रेक आ गई, और जब उनकी वहाँ पे ब्रेक आ गई आप जुडिशियल रिव्यू के लिए गए। जुडिशियल रिव्यू के लिए जब गए तो उन्होंने कहा हम दोबारा से रिकंसिडर करते हैं, और फिर उनको 10 ईयर्स के रूट में डाला। जब 10 ईयर्स के रूट में डालते हैं तो उसमें उनका आम लफ्ज़ों में कहने का मतलब ये होता है कि देखिए जी, हम आपको 10 ईयर्स आप स्पाउस वीज़े की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करते, इसलिए हम आपको 5 साल के रूट में नहीं डाल रहे, लेकिन तो आप इसलिए रिक्वायरमेंट तो पूरी नहीं करते, लेकिन बहरहाल आपके केसेस में ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं, कंपैशनेट या एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हैं, जिसकी वजह से हम स्पाउस वीज़ा तो नहीं दे सकते आपको, लेकिन आपको 10 ईयर्स लिमिटेड लीव टू रिमेन उस रूट में डाल रहे हैं या डिस्क्रेशनरी लीव में डाल रहे हैं। उसमें जो आपकी ब्रेक जो है ना, वो ज़रूरी नहीं है कि उस ब्रेक को वो कंसिडर करें कि जी आप लीगल थे। वो जो जब आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ था और जब तक उन्होंने रिकंसिडर किया था, तो ये एक प्रॉब्लम एक हो सकता है, लेकिन ये सारी चीज़ ऐसी है कि डिटेल में डॉक्यूमेंटेशन देखने के बाद ही बताया जा सकता है। लेकिन जो मुझे सरसरी पता चला है उसके हिसाब से मुझे ये प्रॉब्लम उसमें नज़र आता है कि ये शायद प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से आपकी वाइफ अगर 10 ईयर्स के बेसिस पे अप्लाई करती हैं तो शायद रिफ्यूज़ करते हैं। लेकिन मेरा मशवरा ये है कि किसी वकील को जाके सारी डॉक्यूमेंटेशन दिखा के फिर इसमें अगला स्टेप लें। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो जी, जी वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बोल रहे हैं? सर उमर बात कर रहा हूँ। पहले भी आपके शो में कॉल की थी। सर 2 सवाल पूछने। एक ये कि मेरा वीज़ा रिफ्यूज हो गया था 6 महीने पहले, तो फॉर्चुनेटली मेरे पास 1 दिन का वीज़ा था, तो मैंने री एप्लीकेशन कर दी थी। टायर 1 जनरल से मैं ILR के लिए अप्लाई कर रहा था, तो उन्होंने मुझे सेक्शन 322 के साथ उन्होंने मुझे रिफ्यूज कर दिया था मेरे टैक्स अमेंडमेंट्स की वजह से। तो अब उन्होंने एक लेटर भेजा है कि हम आपकी एप्लीकेशन जो है 6 महीने के अंदर हम नहीं कर सकते, तो फर्दर अब हम आपका इंटरव्यू कॉल करेंगे। तो उसमें उन्होंने कहा, एक लेटर उन्होंने ये भेजा है, तो उसमें अब ये है कि भाई उन्होंने मुझे दोबारा उसके बाद कोई जवाब नहीं दिया। मैं उसका वेट कर रहा हूँ इंटरव्यू का। मेरा क्वेश्चन दूसरा ये था कि भाई इसका क्या आप समय तक कोई आपका दूसरे से पहला क्वेश्चन क्या है? सर यही था कि भाई उनकी वजह से क्या को मुझे कोई इंडिकेशन मिल सकती है मेरे इंटरव्यू के बाद कोई इस तरह। और दूसरा ये था क्या, सॉरी मुझे समझ नहीं पड़ी, क्या क्वेश्चन आपका? जी मुझे ये था, पूछना ये था कि मुझे उन्होंने इंटरव्यू कॉल करनी है, लेकिन उन्होंने अभी तक उन्होंने इंटरव्यू कॉल नहीं की। ये था कि भाई इस इंटरव्यू अगर मुझे कॉल कर लेते हैं तो आप क्या समझते हैं कि भाई ये इज अ गुड इंडिकेशन फ्रॉम द होम ऑफिस साइड? देखें, इंटरव्यू नॉर्मली वो तभी कॉल करते हैं ना जब उनके जहन में कोई कन्फ्यूजन हो या कोई उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करनी हो या किसी चीज़ में वो क्लियर नहीं हो। तो अगर उस हवाले से देखा जाए तो अगर आपको इंटरव्यू के लिए बुला रहे हैं और सब कुछ आपका एक जेन्युइन सिचुएशन है, आप उनको सेटिस्फाई कर सकते हैं, तो फिर एक अच्छी बात है।
अच्छा, दूसरा मैंने सवाल ये पूछना था कि खुदा न खास्ता अगर इस पीरियड के दौरान वो मुझे रिफ्यूज कर देते हैं तो आया मेरे पास मुझे अपने 10 साल पूरे करने में कोई ऐसा मैं एप्लीकेशन दोबारा डाल सकता हूँ कि मेरा LFR और समथिंग इस तरह आपके 10 साल पूरे कर सकूं? आपके 10 साल कब पूरे हो रहे हैं? मेरे अक्टूबर में 10 साल पूरे हो रहे हैं। अक्टूबर में। अभी जो लास्ट आपका लेटर आया था वो उन्होंने इंटरव्यू का कहा था कि हम आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, लेकिन उसके बाद तो कुछ नहीं आया ना? नहीं, उसके बाद कोई लेटर नहीं। तो अभी फिलहाल तो ये आपको वेट करना चाहिए और आपको इसको होम ऑफिस को पुश नहीं करना चाहिए। जितना वो टाइम लगाते हैं वो आपके लिए बेहतर है जी। लेकिन मेरा ये क्वेश्चन था कि भाई अगर वो खुदा न खास्ता इस दौरान अगर महीने या 2 महीने में रिफ्यूज कर देते हैं तो मेरे पास तकरीबन ऑलमोस्ट पीछे 1-2-3 महीने रह जाएंगे। तो अगर खुदा न खास्ता वो फिर रिफ्यूज कर देते तो मुझे राइट ऑफ अपील नहीं देते तो उसमें दौरान में कोई और एप्लीकेशन डाल के अपना टाइम गेन कर सकता हूँ? देखें, अब उसमें मसला है ना, अगर वो आपको राइट ऑफ अपील नहीं देते तो आपका टाइम रुक जाता है। रुक इस सेंस में जाता है कि आपके वो जो लीव है वो कंटिन्यू नहीं होती। अगर आपको राइट ऑफ अपील मिलता है तो फिर आपकी वो लीव कंटिन्यू होगी। तो ये देखना ये होगा ना कि वो डिसीजन जब उनका आता है तो वो विद इन कंट्री राइट ऑफ अपील है या नहीं है। ठीक है, शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो 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 हेलो। हेलो जी, मैंने आपसे पूछना था कि हमने 7 साल वाला बच्चों का केस लगाया था जी। और उन्होंने हमें जुलाई में रिफ्यूज कर दिया था कि आप फैमिली के साथ वापस जाके रह सकते हैं जी। अभी उन्होंने हमें अभी हम कोर्ट में जाएंगे, राइट ऑफ अपील दिया था। नेक्स्ट मंथ हम लोग जाएंगे अपील के कोर्ट में जाएंगे। तो मैंने ये पूछना था कि अभी मेरा बेटा 8.5 साल का हो गया है, तो कितने % चांसेस होते हैं वहां जाके वीजा मिलने के, और इसके लिए हम तैयारी क्या करनी चाहिए, और आप हमें कोई टिप्स देना चाहेंगे कि जो हमारे केस को स्ट्रॉन्ग बनाए, और कितने % चांसेस है हमारे और मेरे हस्बैंड को यहाँ रहते हुए 12 साल हो गए जी। मेरा बेटा 8.5 साल का हो गया है जी। आप देखें, जहाँ तक परसेंटेज की आप बात करें तो वो कहना ज़रा मुश्किल हो जाता है, लेकिन आपके हस्बैंड की किसी किस्म की कोई क्रिमिनल सिविल जी नहीं, कुछ नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है जी। अगर देखें आम तौर पे अगर 7 साल से ज़्यादा आपके बच्चे को यहाँ पे हो गया है, आप लोगों की किसी किस्म की क्रिमिनल कन्विक्शंस नहीं हैं और जो है, तो ऐसी सूरत में आम तौर पे अपील जो है वो सक्सेसफुल हो सकती है आपकी, लेकिन परसेंटेज कुछ कहना ज़रा मुश्किल हो जाता है। फिर भी मैं ये बोलूँगा कि अच्छा चांस है कि आपका जो है अपील पे जो है वो हो जाए, क्योंकि इस सिलसिले में कोई रिसेंटली 1-2 महीने पहले अपर ट्रिब्यूनल से जो है वो भी कोई एक अच्छा डिसीजन आया था 7 साल की बेसिस पे जो लोग एप्लीकेशंस करते हैं उनके लिए, कि अगर किसी की कोई क्रिमिनल कन्विक्शंस नहीं है और 7 साल हो जाते हैं बच्चे को यहाँ पे रहते हुए, तो फिर ये कहना कि बच्चे को वापस अगर जाएगा तो साथ पेरेंट्स भी जाएंगे तो वो मुनासिब नहीं होगा। उसको चाहिए कि होम ऑफिस को चाहिए कि उनको यहाँ पे सोचे कि उनको लीव टू रिमेन मिले। तो ये एक तो जनरल सा वो था, लेकिन केस बाय केस ही हर फैसले पे हर केस के उसके फैक्ट्स के हिसाब से फैसले होते हैं। जिस तरह आपने कहा है कि आपको ख़ुद यहाँ पे आपको और आपके हस्बैंड को 12 साल का टाइम हो गया हुआ है, बच्चे को यहाँ पे तकरीबन 8.5 साल हो गए हैं। बच्चे की एज क्या है मेरे ख्याल में जा चुके हैं। बहरहाल बच्चा अगर ऑब्वियसली स्कूल वगैरह सारा कुछ जा रहा है, उसकी यहाँ पे एक लाइफ डेवलप हो चुकी है, तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छा चांस है कि उसका अपील पे आप लोगों का हो जाए। उसके अलावा जहाँ तक आप ये टिप्स की बात कर रही थी, तो टिप्स तो यही है कि जो आप अपना यहाँ पे एविडेंस, यहाँ पे कनेक्शंस का, अपने फ्रेंड्स या जो काम अगर पहले किया हुआ है, ये सारी चीज़ें, बच्चे के स्कूल रिपोर्ट्स, बच्चे के फ्रेंड्स की तरफ से लेटर्स वगैरह, ये सारी चीज़ें बिल्कुल अपील पे अगर लगा सकते हैं लगाएं, जिससे पता चले कि बच्चा अच्छा खासा यहाँ पे सेटल्ड है, आप लोग यहाँ पे अच्छे खासे सेटल्ड हैं। उसके अलावा अपने मुल्क में मतलब आप जो आपकी कंट्री ऑफ ओरिजिन है वहाँ पे आपके क्या कॉन्टैक्ट्स हैं, अगर वहाँ पे आपके 12 सालों में गए नहीं, किसी किस्म के कोई कॉन्टैक्ट्स नहीं है, वहाँ पे कोई भी नहीं है आपकी फैमिली का, तो वो और आपकी एप्लीकेशन को मज़ीद स्ट्रॉन्ग करता है। तो ये सारी चीज़ें बतानी होंगी। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बोल रहे हैं
इशफाक बोल रहा हूँ डंडी से। जी जी बोलिए जी, क्या सवाल है आपका? सर मैंने स्पाउस वीजे के लिए अप्लाई करना था। जी जी। तो मेरा ब्रिटिश हूँ मैं, और मैं अपने बेटे का ब्रिटिश पासपोर्ट अप्लाई कर सकता हूँ? आप ने स्पाउस वीजे के लिए अप्लाई करना है कि अपने बच्चे अप्लाई के लिए? करना है अभी तक। हाँ, मैंने इसी महीने अप्लाई कर रहा हूँ। नहीं, आप खुद ब्रिटिश हैं? और जी मैं खुद ब्रिटिश हूँ। और बच्चा आपका कहाँ पे? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में है। तो जब बच्चे तो आपको ये सिटीजनशिप किस तरह मिली थी? मेरे वालिद के थ्रू। अच्छा, आपके वालिद के थ्रू। तो आपको जो है बाय डिसेंट मिली थी? जी जी। हाँ, तो फिर आप बच्चे के लिए पासपोर्ट के लिए नहीं अप्लाई कर सकते। ये एक कानूनी नुक्ता है। वो ये है कि अगर आप नेशनलाइज सिटीज़न हो तो फिर अगर आपका बच्चा आउट ऑफ यूके भी पैदा होता है तो वो उसको सिटीजनशिप ट्रांसफ़र होती है जिस तरह आपको हुई थी। लेकिन अगर आपको बाय डिसेंट मिली है तो आपका बच्चा जो है वो ऑटोमेटिकली ब्रिटिश सिटीज़न नहीं होता। तो उसके लिए वीज़े के लिए अप्लाई करना पड़ेगा फ़िलहाल आपको। और इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा? मेरा तो को और अभी अप्लाई करने लगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? क्या सॉरी, क्या आप कह रहे हैं? क्या प्रॉब्लम की क्या बात कर रहे हैं? 4 साल हो गए मेरी शादी को। जी जी। और अभी 4 साल के बाद अभी मैं अप्लाई करने लगा हूँ, तो उसको प्रॉब्लम तो नहीं होगी? देखिए, प्रॉब्लम तो कोई नहीं होगी, लेकिन आपको ज़रूर 4 साल बाद क्यों अप्लाई कर रहे हैं इसका एक तो रीज़न होना चाहिए या देना चाहिए आपको। और इस दौरान आपका अगर आप आते जाते रहे हैं या आपके जो भी कॉन्टैक्ट रहा है उस सारे का प्रूफ जो है वो भी एप्लीकेशन के साथ लगाइएगा ज़रूर। बहुत शुक्रिया। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बोल रहे हैं? जी मेरा नाम महबूब है, और मैंने बेसिकली 2011 में मुझे डिस्क्रिशनरी लीव मिला था, और मैंने 2014 में दोबारा अप्लाई किया था एक्सटेंशन के लिए। जी। तो मतलब उन्होंने 1 साल लगाया था। मुझे 2015 में मिला है डिस्क्रिशनरी लीव। आया कि वो अगर मैं इंडेफिनेट के लिए अप्लाई करता हूँ तो क्या वो साल जो है वो काउंट होगा बीच में? मुझे क्या अगले साल अप्लाई करना पड़ेगा या मुझे 2018 का वेट करना? जी बिल्कुल, जो उन्होंने टाइम लगाया है वहाँ पे होम ऑफिस ने। मैं पाकिस्तान गया था पिछले साल सितंबर में, तो फिर दोबारा गया हूँ मैं मार्च में। तो क्या ये 90 डेज जो है इनका कि 1 साल में 90 डेज आप जा सकते हैं, तो ये साल कहाँ से काउंट होगा? जब से मैं यहाँ से गया हूँ, यहाँ के ये जब से नहीं, आप एक सेकेंड, आप देखें पहले जहाँ तक आपका पहला सवाल है वो जो टाइम होम ऑफिस ने साल का टाइम लगाया है आपकी एप्लीकेशन को कंसिडर करते हुए, तो उस वक्त आपके पास डिस्क्रिशनरी लीव ही थी, तो वो आपका टाइम काउंट होगा। तो आपको 2018 तक का वेट करने की ज़रूरत नहीं है। जब आपको 6 साल पूरे हो जाते हैं, जब से आपको डिस्क्रिशनरी लीव मिली थी, तो उस वक्त से जब आपको 6 साल पूरे हो जाते हैं तो आप इंडेफिनिट के लिए फिर अप्लाई कर सकते हैं। जो आपका दूसरा सवाल है पाकिस्तान जाने से रिलेटेड, अगर आप पाकिस्तान गए हैं पिछले साल और 90 दिन रहे हैं तो उसकी वजह से कोई तो वो ठीक है, उसका आपके इंडेफिनिट पे फ़र्क नहीं पड़ता। आप जैसे कि मैंने कहा है, जब आपको 6 साल पूरे हो जाते हैं, साल में अगर आप 90 दिन के अंदर अंदर जो है वो गए हैं पाकिस्तान, तो आपके इंडेफिनिट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो। अच्छा नाज़रीन, मुझे बताया जा रहा है कंट्रोल रूम की तरफ से कि टाइम जो है वो ख़त्म हो गया है, मज़ीद कॉल्स हम नहीं ले सकते। तो जिन लोगों से बात नहीं हो सकी, इंशाल्लाह ज़िंदगी हुई तो अगले हफ्ते इसी टाइम 6 बजे से 7 बजे के दरमियान दोबारा आपसे मुलाकात होगी वीनस टीवी पे। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।